लोकसभा चुनाव 2024 की गतिविधियां बढ़ गई हैं और आरएसएस के गढ़ नागपुर में राहुल गांधी ने हुंकार भरी। माना यही जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज नागपुर से कर दिया है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए और कई मुद्दों को उठाने के लिए चुनाव में कांग्रेस तैयारी कर रही है। सवाल यह है, क्या कांग्रेस के मुद्दे लोकसभा चुनाव में मजबूती से उठ सकेंगे? वो जनता को प्रभावित कर सकेंगे वे मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं? और फिर राहुल गांधी के मुद्दे कांग्रेस ही हवा निकालने में क्यों लगी हुई है? जो मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं उसी मुद्दे को कांग्रेस का कोई ना कोई नेता हवा निकाल देता है। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं और अन्य लोग क्या कह रहे हैं। अगर सबकी बातों को आप मिला जुलाकर विश्लेषण करें तो क्या यह नहीं लगता कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के मुद्दे भी घिसे पीटे होंगे और वो टिकेंगे नहीं? तो उनके क्या मुद्दे हैं और उनका क्या प्रभाव होगा और उन मुद्दों की हवा कैसे निकाली जा रही है, इन्हीं बातों का हम विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ और मैं उपेंद्र कश्यप। बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और आप हमें मजबूत करेंगे तो हम आपकी आवाज को और मजबूती से देश में उठा सकेंगे। नागपुर में रैली होती है और एक वीडियो वायरल होता है। हम उस वीडियो का समर्थन नहीं करते, पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अखबारों में भी जो खबरें आई उसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं लड़ी थी देश की आजादी की, बल्कि राजा महाराजाओं के खिलाफ भी लड़ी थी। अब इसे अपने अपने तरीके से जो राहुल को पसंद नहीं करते हैं या गैर कांग्रेसी दल है, अपने हिसाब से इसे भुना रहे हैं, भुनाएंगे भी, राजनीति है। समस्या कहां है? नागपुर की रैली में राहुल गांधी ने अपने ही किए गए पूर्व के वादे को कमतर कर दिया। उन्होंने यहां घोषणा की कि अगर INDIA की सरकार केंद्र में बनती है, ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार बनती है INDIA की तो न्याय योजना वो चालू करेंगे। अभी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी 14 जनवरी से। तो नागपुर की रैली में वे कहते हैं कि 60 से 70 हजार रुपए महिला को वो देंगे, यानी सिर्फ महिलाओं को 5,000 से लगभग 6,000 रुपए तक वो देने की वादा कर रहे हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बात अलग है। लेकिन याद करिए, जब 2019 में इस देश में लोकसभा का चुनाव था, कितना जल्दी राहुल गांधी यह मान लेते हैं कि जनता मुद्दों को भुला जाती है। उन्हीं के उठाए मुद्दे से आप समझ सकते हैं कि या तो कांग्रेस अपने मुद्दों को भुला जाती है या जनता को यह मानकर चलती है कि जनता मुद्दों को जल्दी भुला जाती है कि उसके पहले उससे क्या वादा किस दल ने किया था। ये राहुल गांधी तो कम से कम मानकर चल रहे हैं। वरना 2019 में जब उन्होंने घोषणा की थी कि महिलाओं के साथ सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपए, 6,000 रुपए मासिक, यानी एक साल में 72,000 रुपए देंगे अगर इंडी सरकार की बन गई केंद्र में। हालांकि तब INDIA का कोई औचित्य नहीं था, कोई वजूद नहीं था, लेकिन जो भी कांग्रेस और उनके साथी दल थे तब उन्होंने यही कहा था कि हम 6,000 रुपए महीना यानी 72,000 रुपया न्याय योजना के तहत देंगे हर गरीब परिवार को और महिलाओं को। तो देश में लगभग 65 से 70 करोड़ महिलाएं होंगी और फिर गरीब परिवारों को जोड़ लीजिए। क्या जनता ये आकलन करने में फेल रही है? जनता इतना कम अब होशियार नहीं है, वो आकलन कर रही है कि आप इस देश में लगभग 70-80 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए साल में कहां से दे पाएंगे। और नतीजा क्या हुआ था? 2019 के चुनाव में बीजेपी को सबसे अधिक 303 सीटें मिली और कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई। यानी कांग्रेस को अपने ही किए गए वादे याद नहीं रहते। 4 साल 5 साल में वो वादे भूल जाती है पार्टी कांग्रेस और राहुल, और दूसरे पर भरोसा जताने के लिए कह रहे हैं कि हम पर जनता भरोसा करे, हम अगर आएंगे तो सत्ता में ऐसे करेंगे। आपको तो अपने ही वादे पर भरोसा नहीं है। 72,000 से घटा करके 60-70 हजार कर दिए। महिला और
गरीब परिवार था, अब सिर्फ महिलाओं पर शिफ्ट कर गए, तो जनता कैसे इन मुद्दों को लेगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जब 139वां स्थापना दिवस नागपुर में मनाती है, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है अब बीजेपी का गढ़ है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अब तक हुए 18 लोकसभा के चुनाव में नागपुर में 13 बार कांग्रेस जीती है और 18 में भाजपा जानते हैं कितनी बार चुनाव जीती है? मात्र 3 बार। तो कांग्रेस का गढ़ है नागपुर, लेकिन वहां से नितिन गडकरी केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे मंत्री हैं, उनकी कार्यशैली ऐसी है कि विपक्षी भी ये मानते हैं कि नितिन गडकरी विकास के मामले में बहुत आगे हैं दूसरों की अपेक्षा। बहरहाल 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद जाति आधारित गणना पार्टी जरूर करवाएगी, सरकार उनकी रही तो जरूर करवाएगी। और आरक्षण पर भी कहते हैं कि 50% की जो सीमा हटाई जानी चाहिए, जो सीमा है 50% का, उसको हटाया जाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी इन मुद्दों को लेकर इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर वे आगे बढ़े थे और याद करिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की उनकी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में उनकी वापसी की उम्मीदें की गई थी जाति जनगणना के आधार पर, उनके किए गए वादों के आधार पर, और वहां तो खैर सरकार बनी ही नहीं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी वो भी चली गई। तब भी राहुल गांधी इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि वे जाति आधारित गणना जरूर कराएंगे। वो सारी समस्या का जड़ इसी में मानते हैं कि देश में ओबीसी कितने हैं, ये अगर संख्या आ गई तो उनको हक मिल जाएगा। तो पिछले 50-60 साल जो उनकी सरकारें रही कांग्रेस की, या जिन प्रदेशों में लगातार रही अभी भी हैं, वहां ओबीसी को कहां न्याय दिला पाते हैं राहुल गांधी। खुद उनकी पार्टी के अध्यक्ष उनकी हवा निकाल देते हैं। जिस ओबीसी को लेकर वो पूरे देश में प्रचार किए 5 प्रदेशों के चुनाव के वक्त, क्या हुआ नतीजा? जब उसके अध्यक्ष खड़गे 12 महासचिव को नियुक्त करते हैं प्रभारियों को, तो उसमें मात्र एक ओबीसी व्यक्ति नेता जो है वो शामिल किया जाता है। तो कहां उनका मुद्दा है? तो कांग्रेस के मुद्दों की हवा राहुल निकाल रहे हैं और राहुल के मुद्दों को की हवा कांग्रेस निकाल रही है। ये विचित्र सी स्थिति है। अब अगली बात हम आपको ये बता रहे हैं कि सैम पित्रोदा फिर सक्रिय हो गए हैं और वे कह रहे हैं कि अगर ईवीएम को दुरुस्त नहीं किया गया, इसको ठीक नहीं किया गया, इसको सुधारा नहीं गया, तो भाजपा जो कह रही कि 400 सीटें लेने का लक्ष्य है, तो 400 से अधिक सीटें बीजेपी को मिलेंगी। यानी जब जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव में लगता है कि कांग्रेस मान चुकी है कि उनकी भद्द पिटनी है, उनको अपनी 52 सीटें बचानी मुश्किल होगी। और शायद इसीलिए अभी से ये भूमिका बांधी जा रही है कि 2024 में जो भाजपा की जीत होगी, अगर होती है तो ईवीएम के कारण होगी और कांग्रेस ईवीएम के कारण हारेगी। कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि ईवीएम को लेकर बढ़ा कैसे जाए। अगर ईवीएम के कारण ही बीजेपी जीत रही है, तो जिन प्रदेशों में कांग्रेस जीतती है, जिन सीटों पर कांग्रेस जीतती है, चाहे वो लोकसभा का सीट हो या विधानसभा का, या कांग्रेस के अन्य सहयोगी दल जो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपनी नीतियों की पुनर्समीक्षा नहीं करते, अपने नेता का आकलन नहीं करते, वैसे दल क्यों नहीं तमाम पदों पर इस्तीफा दे देते हैं। आज तय हो जाए कि जितने गैर भाजपाई राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में जितने दल हैं जो भी कभी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, वे सारे लोग अपने लोकसभा और विधानसभा की सीटों से त्याग पत्र दे दें, जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठ जाए, संसद के सामने धरना पर बैठ जाए। ईवीएम रहेगा तो चुनाव नहीं होगा, हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे। करिए भाई, इसका कौन रोक रहा है? लेकिन समस्या कहां है कि सही कारणों की अपेक्षा दोषारोपण दूसरे पर करने की जो प्रवृत्ति हावी हो गई है विपक्ष के नेता में, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और यही कारण है कि जनता को विपक्षी नेताओं के कहे गए वादे पर, उनके कथन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद उनको ही अपने कहे और किए गए पर भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को मुद्दा बनाने का हमेशा आप देखिएगा एक चलन चल गया है, फैशन है राजनीति में कि कोई भी मुद्दा अगर उठता है तो उस पर लोग, नेता यही कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के मुद्दे पर क्यों नहीं मोदी बोल रहे हैं, क्यों नहीं दूसरे बोल रहे हैं। आपको बोले से कौन रोका है? अभी सिलेंडर लेके सर पर निकल जाइए, आपको तो कोई रोका नहीं है। दूसरी बात कि आखिर जनता को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी अपील क्यों नहीं कर रहा है यह मुद्दा। इस मुद्दे पर एक अलग से वीडियो हम लेकर आपके साथ सामने होंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस देश में
बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की चर्चा तमाम लोग करते हैं और तब भी यह मुद्दा नहीं बनता है। तो इस मुद्दे पर एक विश्लेषणात्मक और आंकड़ों के साथ हम एक बेहतर वीडियो विश्लेषण लेकर आपके बीच जल्द उपस्थित होंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर